हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर बरसाई गोलियां, फेंका ग्रेनेड। अब तक 5 जवान अपने हुए हैं शहीद। बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, और बताएंगे किसने इस हमले की ली है जिम्मेदारी और कैसे ये पूरा आतंकी हमला हुआ। दोस्तों पूरी जानकारी आपको बताएंगे, और इसी बीच बताएंगे जहां अब किस फिराक में है चाइना, एलएसी पर नजर रखने को उठा रहा है ये सबसे बड़ा कदम। भारत भी है मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार, और साथ ही साथ भारत में खुला एप्पल का स्टोर। तो अब पाकिस्तानियों ने शरीफ सरकार को ही धो डाला। बताएंगे दोस्तों क्या क्या कहा है पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ सरकार को, और पुरानी पेंशन योजना को लेकर सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले, इसलिए बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर बरसाई गोलियां, फेंका ग्रेनेड, 5 जवान शहीद। जी हाँ, PAFF ने ली है इसकी जिम्मेदारी। बता दें जम्मू कश्मीर में गुरुवार को सेना की गाड़ी में आग लगा दी गई। इस हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सेना अस्पताल में चल रहा है। इसे सेना ने आतंकी हमला बताया है। इसकी पुष्टि सेना की तरफ से कर दी गई है। आतंकी संगठन जैश समर्थित PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ADGP जम्मू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पुंछ पहुंचे हैं। दरअसल सेना की तरफ से बताया गया है कि कल गुरुवार को लगभग दोपहर 3 बजे राजौरी सेक्टर में भीम बेर गली और पुंछ के बीच हाईवे से गुजर रहे सेना के एक वाहन पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की। माना यह जा रहा है कि आतंकवादियों ने ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया, जिसमें वाहन में आग लग गई। भारी बारिश और कम दृश्यता का फायदा उठाते हुए आतंकी हमला हुआ। सेना की गाड़ी पर करीब 50 राउंड फायरिंग की गई। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, दिल्ली से NIA की फॉरेंसिक टीम स्पॉट पर पहुंच चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि आतंकियों ने ग्रेनेड हमले के बाद 3 तरफ से फायरिंग की। माना यह जा रहा है कि हमले के पीछे 4 आतंकी शामिल हैं। हमले के बाद वाहन के फ्यूल टैंक में आग लगी और देखते ही देखते पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया। सूत्रों का कहना है कि जब ये हमला हुआ, जवान गाड़ी में सब्जी और अन्य सामान लेकर जा रहे थे। इसे जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन से पहले एक सुनियोजित हमला बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात, क्योंकि आगे कुछ ही दिनों बाद G20 का सम्मेलन जम्मू कश्मीर में होने वाला है। वो भी बड़े बड़े अधिकारी भारत आने वाले हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर जाएंगे, और ऐसे में ये सुनियोजित हमला सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या आप भी इसको सुनियोजित हमला ही मानते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर PAK या POK के अधिकारियों में निराशा बढ़ रही है, और यह भी पता चला है कि POK में मस्जिदों को लाउड स्पीकरों पर स्वयं सेवकों को सीमित अवधि के लिए कश्मीर में जिहाद ब्रिगेड में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की घोषणा की जा रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का भी बयान आया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि पुंछ में एक दुखद घटना में बहादुर सैन्य कर्मियों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। मेरे विचार शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग भी उन शहीदों के परिवारों के साथ में खड़े होते हुए उनको शोक संतनमा जरूर दीजिएगा, ताकि उनके परिवार को तसल्ली मिल सके। लेकिन दोस्तों इस हमले को लेकर अब ये देखना होगा कि भारत सरकार कैसे इनको मुंह तोड़ और करारा जवाब देती है। इस पर आपकी निजी राय क्या है दोस्तों, एक भारतीय की कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो को जितना ज्यादा उसका शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहाँ पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर पर लगे निंदा के आरोप पर बौखलाए पाकिस्तानियों के बाद एक और बड़ी खबर है पाकिस्तान से, जहाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में BLA लड़ाकों ने नष्ट कर दिए 6 चीनी मोबाइल टावर। बता दें पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLA ने बलूचिस्तान प्रांत के जिला कैच की तहसील दश्त में पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के 6 मोबाइल फोन टावरों में आग लगाने का दावा किया है। BLA ने पाकिस्तानी मोबाइल फोन कंपनी यूफोन और चीनी कंपनी जोंग के मोबाइल फोन टावरों पर दस्त, कंबेल, जान मोहम्मद बाजार, प्रिंट बाजार और कैच बलूचिस्तान के जरीन बग इलाकों में हमला किया गया। BLA ने इन टावरों की सभी मशीनरी को जलाकर नष्ट करने का दावा किया। इसी तरह कैच के दस्त में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC मार्ग पर यूफोन के एक अन्य टावर और कैच के संगई बाजार में जोंग कंपनी के टावरों पर हमला किया गया और सारी मशीनरी में आग लगा दी गई। स्थानीय लोगों व बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को यह शक है कि पाकिस्तान और चीन अपने जासूसों और सैनिकों की सुविधा के लिए बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में मोबाइल फोन टावरों का नेटवर्क बिछा रहे हैं। टावरों का उपयोग बलूच लोगों की निगरानी के लिए भी किया जाता है, जबकि चीन का कहना है कि CPEC रूट
की सुरक्षा के लिए मोबाइल फोन टावर लगाए गए थे, लेकिन बलूचिस्तान के विकास के हिस्से के रूप में इन परियोजनाओं का प्रचार करके प्रशासन स्थानीय लोगों को क्षेत्र में अपने कब्जे को बढ़ाने और क्षेत्र और उनके संसाधनों के लोगों को लूटने के लिए गुमराह कर रहा है। बहरहाल लगातार चाइना पर एक्शन लिया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों के द्वारा, पाकिस्तान के लड़ाकों के द्वारा। ऐसे में चाइना का पाकिस्तान के साथ में गठजोड़ टूटने की खबर बड़ी ही जल्द जरूर आने वाली होगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां अब किस फिराक में है चीन। एलएसी पर नजर रखने को उठा रहा ये कदम, भारत भी है मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार। बता दे चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास कुछ ना कुछ करता रहता है। एक बार फिर चीन एलएसी के पास कुछ करने की कोशिश में जुट गया है। खबर ये है कि चीन पूरे एलएसी पर सोलर पावर अनमैन्ड सर्विलांस कैमरा स्थापित करने की तैयारी में है। इसके अलावा चीन बड़ी तादाद में इंफ्रारेड और थर्मल कैमरे से एलएसी पर नजर रखने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पहले पायलट प्रोजेक्ट का ट्रायल अरुणाचल प्रदेश के दूसरी ओर चीन शुरू करेगा। आपको बता दें कि हाल ही में चीन पर कई देशों की जासूसी करने के भी आरोप लगे हैं। अमेरिका से लेकर कनाडा और भारत तक में जासूसी के आरोप चीन पर लगे हैं, जिसमें अमेरिका में चीनी जासूसी गुब्बारा मार गिराए जाने की घटना भी शामिल है। इस घटना में ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चीन की तमाम हरकतों का भारत भी मजबूती के साथ मुकाबला कर रहा है और उसका जवाब भी दे रहा है। खबर ये आ रही है कि चीन की जासूसी हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारतीय सेना ने भी एलएसी और एलओसी पार दुश्मन पर नजर रखने के लिए इमरजेंसी में थर्मल कैमरे खरीदे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद सर्विलांस इक्विपमेंट खरीद को इमरजेंसी प्रक्रिया की श्रेणी में कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर पायलट के लिए रात को देखने वाले विशेष इक्विपमेंट भी खरीदे हैं। फिलहाल भारत के पास दिन में 20 किलोमीटर दूर तक देखने वाला थर्मल इमेजरी कैमरा है, जो कि रात में 6 किलोमीटर तक आसानी से देख सकता है। जी हाँ, अपना भारत भी पीछे नहीं हटने वाला और हर तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने को सीना ताने खड़ा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक करते करते बात करते हैं खबर की। भारत में खुला एप्पल स्टोर तो पाकिस्तानियों ने शरीफ सरकार को जमकर किया जलील। बता दे भारत के मुंबई में हाल ही में देश का पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खोला गया। इस मौके पर एप्पल के सीईओ टीम कुक भी मौजूद थे। इसकी खुशी भारत के लोगों को थी, लेकिन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन ट्विटर के जरिए जाहिर किए। उन्होंने इस मौके पर अपने ही देश पाकिस्तान के आर्थिक हालात का मजाक उड़ाया। एक और भारत में एप्पल का पहला स्टोर खुला है तो वहीं पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने नागरिकों की हालत भी खराब कर दी है। भारत और पाकिस्तान को एक ही साथ आजादी मिली थी, लेकिन आज के हालात कुछ और ही हैं। भारत में जहां आए दिन नई नई चीजें हो रही हैं, वहीं पाकिस्तान दिन ब दिन पुराने खस्ता हालत में पहुंच रहा है। पाकिस्तान के कई लोगों ने भारत में एप्पल स्टोर खोलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई भी दी। कुछ लोगों ने अपने ही देश का भारत से तुलना करते हुए मजाक भी बनाया। एक यूजर ने पाकिस्तान के फल मार्केट में सेब बेचते हुए तस्वीर के साथ भारत में एप्पल स्टोर की फोटो लगाते हुए लिखा कि ये हमारा एप्पल स्टोर है और ये भारत में एप्पल स्टोर है। तो वहीं दोस्तों एक ने कहा कि पाकिस्तान में अल्लाह को लेकर मजाक बनने वाले चीनी नागरिकों की पुलिस के साथ फोटो क्लिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें डाल रहे हैं, और बगल में एप्पल स्टोर के बाहर टीम कुक के साथ लोगों की तस्वीरें डाल रहे हैं जो भारत में है। इस पर कैप्शन लिखा हुआ है कि एक और लोग टीम कुक के साथ फोटो ले रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोग कोहिस्तान में एक चीनी नागरिक पर इस निंदा का आरोप लगाने के बाद भी चरमपंथियों की फोटो ले रहे हैं। बहरहाल शहबाज सरकार को कैड़े तरीके से इन पाकिस्तानियों ने घेरा है दोस्तों, और भारत की जमकर तारीफ भी की है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, भारत के लिए वाकई ये बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि एप्पल स्टोर का अब फिजिकली भारत में होना अब उन हर समस्याओं को दूर कर देगा जो पहले हुआ करते थे। और एप्पल स्टोर दोस्तों हर कंट्रीज में बड़े आसानी से ये नहीं जाता, अगर भारत में आया है तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। और ऐसे में पाकिस्तानियों को मिर्ची लगना और पाकिस्तानी सरकार को पाकिस्तानियों द्वारा जलाना तो लाजमी ही है। बहरहाल आपकी इस पर जो भी नजर आए हो, लेकिन कांग्रेचुलेशन टीम कुक जरूर कह दीजिएगा आप लोग उनके एप्पल स्टोर के लिए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिकी प्रतिबंधों की मार रशिया ने निकाली तरकीब की भारत की अब होगी बल्ले बल्ले। बता दें क्या है खबर। भारत और रशिया के बीच रक्षा सौदों की अदायगी रुपए में हो या रूबल में, इस पर दोनों ही देशों के अधिकारी माथा पच्ची करने में लगे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि रशिया अब रूबल में पेमेंट चाहता है और इस पर कई रक्षा सौदे संकट में आ गए हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रशिया इस दिशा में हल तलाशने की दिशा में काम कर रहा है। यूक्रेन में जारी जंग की वजह से रशिया पर कई प्रतिबंध लगे हैं। भारत को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद रूस की कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में भारत उसकी इनकम
इनकम का एक बड़ा जरिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत और रशिया ने भुगतान समस्या का नया समाधान तलाशा है। जी हाँ, रशिया की सरकार भारत से होने वाली कमाई की मदद से यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएगी और फिर इनमें बने सामान को रशिया में निर्यात किया जाएगा। रूस से भारत का आयात पिछले वित्त वर्ष 4 गुना बढ़कर $46 बिलियन हो गया, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आपको बता दें दोस्त, रशिया से लगातार भारत की और भारत से रशिया की बातें हो रही हैं और बातें ऐसी वैसी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव बातें हो रही हैं। और चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां 12 साल बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आ रहे भारत। जी हाँ, एससीओ मीटिंग में लेंगे हिस्सा। बता दें, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विवादित टिप्पणी करने वाला पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अब भारत आएंगे। जी हाँ, बता दें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं। वो शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की गोवा में होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने आएंगे। ये मीटिंग 4 और 5 मई को होने वाली है। बिलावल भुट्टो जरदारी बीते 12 सालों में भारत का दौरा करने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री होंगे। आखिरी बार 2011 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था, लेकिन पठानकोट हमले, उड़ी अटैक और फिर पुलवामा हमले जैसी घटनाओं के चलते दोनों देशों के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए थे। बीते कई सालों से दोनों देशों की लीडरशिप के बीच संवाद नहीं रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत दौरा अहम माना जा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलोच ने गुरुवार को भुट्टो के गोवा आने की जानकारी दी। आखिर बार हिना रब्बानी खार ने 2011 में पाकिस्तानी विदेश मंत्री के तौर पर भारत का दौरा किया था। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री का दौरा ये बताने के लिए है कि पाकिस्तान कैसे एससीओ के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान को एससीओ समिट में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग के जरिए न्योता भेजा है। बहरहाल, इससे पहले दिसंबर 2022 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके चलते उन्हें अपने ही देश में आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को पालने पोसने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी पर विवादित बयानबाजी की। अब ऐसे में उनका भारत आना क्या दर्शाता है दोस्तों, अपनी राय आप लोग अवश्य दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता इस पर क्या राय देती है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री का भारत आना, क्या कहोगे आप लोग दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत से लापता भारतीय पर्वतारोही अनुराग गंभीर हालत में मिले, जिंदा मरने की फैली थी अफवाह। बता दे सबसे बड़ी खबर, नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत से एक गहरी हिम दरार में गिरने के बाद सोमवार को लापता हुए भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू बचावकर्ताओं को गंभीर हालत में जिंदा मिले। इससे पहले मीडिया में उनके मृत होने की खबरें वो अफवाहें फैलाई गई थी। पर्वतारोही के भाई ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। बता दें कि राजस्थान के किशनगढ़ निवासी मालू, जो कि 34 साल के हैं, सोमवार को कैंप 3 से उतरते वक्त करीब 6000 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद लापता हो गए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गृह युद्ध की आग में झुलस रहा सूडान, 24 घंटे भी नहीं चल पाया युद्ध विराम। जी हाँ, सूडान में सेना व रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जारी गृह युद्ध को लेकर मंगलवार देर शाम को दोनों पक्षों ने 24 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति जताई, लेकिन उसके बावजूद भी 24 घंटे के पहले ही ये युद्ध विराम टूट गया। बुधवार को 5वें दिन देश में WHO ने 270 मौतों की बात कही, जबकि 2600 से ज्यादा घायल बताए गए। इस बीच वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत पूरे मामले पर करीबी से नजर रखे हुए है और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई व सऊदी अरबिया से वार्ता करके समन्वय शुरू कर दिया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां एलोन मस्क को बहुत बड़ा और तगड़ा वाला झटका, इंसानों को मंगल पर ले जाने वाला सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्चिंग में ही फट गया। जी हां, एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का इतिहास बनाने का सपना टूट गया। दुनिया के सबसे विशालकाय रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च तो कर दिया गया, लेकिन 4 मिनट बाद ही वो ब्लास्ट हो गया। इंसान को मंगल पर ले जाने वाले इस रॉकेट को भारतीय समय के अनुसार बोले तो 20 अप्रैल 2023 को शाम 7 बजे के करीब लॉन्च किया गया था। इसकी लॉन्चिंग दक्षिण टेक्सास में बोका चिका स्थित स्टार बेस से की गई थी। इसको हवा में गए 4 मिनट ही हुए थे, लेकिन 33 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर ये अचानक से ब्लास्ट हो गया। जी हाँ, बिना किसी क्रू मेंबर के इस स्टारशिप कैप्सूल को 3 मिनट के बाद अलग होना था, लेकिन निर्धारित समय में ये अलग नहीं हो पाया और चौथे मिनट में रॉकेट विस्फोट में बदल गया। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट बताया जा रहा था। ये रॉकेट 2 हिस्सों में बट गया। ऊपर वाला हिस्सा जिसे स्टारशिप कहते हैं, इसकी ऊंचाई 394 फीट है, व्यास 29.5 फीट है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष
अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह तक सफलता पूर्वक सफल तय कर सकते थे, लेकिन अफसोस ये हो नहीं पाया। लेकिन बहुत बड़ा और तगड़ा झटका लगा है दोस्तों एलोन मस्क को। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां अचानक यूक्रेन पहुंचे नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग। रशिया ने तेज कर दिए हमले। जी हां, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग गुरुवार को अचानक राजधानी कीव पहुंचे। नाटो के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक न करने का अनुरोध करते हुए बताया कि नाटो महासचिव यूक्रेन में है, हम जल्द से जल्द और अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। स्टोल्टेनबर्ग युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन गए थे, लेकिन युद्ध के बीच ये उनकी पहली यात्रा है। उनकी ये यात्रा यूक्रेन की स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर नाटो की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के यूक्रेन पहुंचने की खबर लगते ही रशिया ने हमले तेज कर दिए और रूसी सेना ने पिछले दिनों अपने हमले बढ़ा दिए। बात करते हैं अगली खबर की, जहां अनवार उल हक बने पीओके के नए प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय को धमकाने के लिए पूर्व पीएम तनवीर को खोना पड़ा था पद। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सांसद चौधरी अनवार उल हक को गुरुवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का प्रधानमंत्री चुना गया। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास को हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी साबित किया था। साथ ही कोर्ट ने उनको विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद से ही ये पद खाली पड़ा था और अब इमरान खान के सहयोगी और उनकी पार्टी के सांसद चौधरी अनवार उल हक को पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का प्रधानमंत्री बनाया गया। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान से भर गया सऊदी अरब का मन, आखिर किन वजहों से आई रिश्ते में दरार। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरबिया की आगामी यात्रा कथित तौर पर रद्द हो गई है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूदा राजनीतिक संकट के कारण सऊदी अरबिया ने शरीफ की यात्रा को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ अगले सप्ताह रियाद का दौरा करने वाले थे, लेकिन आखिरी कदम पर यह दौरा रद्द कर दिया गया। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस पीएम शहबाज शरीफ को मुलाकात के लिए समय नहीं दे रहे थे। आपको बता दें कि चीन और सऊदी अरब वो देश हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है। ऐसे में सऊदी अरब की ये बेरुखी पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। अपने ही पैर पर पाकिस्तान कुल्हाड़ी मार सकता है। हाल के कई ऐसे घटनाक्रम इशारा करते हैं कि सऊदी ने अब पाकिस्तान को भाव देना बंद कर दिया है। एक दौर ऐसा भी था जब कहा जाता था कि पाकिस्तान तो संबंध सऊदी अरबिया के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे कि वो उसकी कमर से बंधा हुआ हो, लेकिन अब ये कहावत बीते दौर की बात हो गई है। ऐसे में दोस्तों क्या वो सबसे बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से दोनों देशों का करीबी रिश्ता टूट चुका है? बता दे, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को पता है कि शहबाज शरीफ का ये दौरा खैरात मांगने के अलावा कुछ और नहीं होने वाला है। वो आएंगे और पैसा ही मांगेंगे हमसे और कोई वैल्यूएबल बातें नहीं होंगी, कोई प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्टिव बातें नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ वो हमसे पैसा मांगेंगे। सऊदी अरब ने हाल के सालों में अपनी कर्ज नीति में बदलाव भी कर दिया है। वो ऐसे देशों को पैसे नहीं दे रहा जो अपने आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीएम का ये दौरा सिर्फ और सिर्फ प्रिंस सलमान की टेंशन को बढ़ाता और ये भी माना जा रहा है कि प्रिंस सलमान ने यानी कि सऊदी अरबिया ने अपनी कर्ज नीति में बदलाव भी इन्हीं देशों के की वजह से किया है। अब ऐसे में उन्होंने टेंशन लेने से अच्छा सोचा कि इनसे दूरी ही बना ली जाए। ऐसे में दोस्तों अगर आपसे हम ये सवाल पूछे कि क्या सऊदी अरबिया ने अब जाकर के बिल्कुल सही डिसीजन लिया है या नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां आर्थिक संकट में पड़े श्रीलंका के 1 लाख विलुप्त प्राय बंदर आयात करेगा चाइना। आखिर क्या है वजह, बता दें। आर्थिक तंगी से बेहाल श्रीलंका ने बुधवार को पर्यावरण समूहों के विरोध के बीच चीन को 1 लाख लुप्त प्राय बंदरों के आयात करने की पुष्टि की है। श्रीलंका के कृषि मंत्रालय के शीर्ष नौकरशाह गुनादास समर सिंह ने कहा कि जूलॉजिकल गार्डन से जुड़ी एक निजी स्वामित्व वाली चीनी कंपनी ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया था। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम एक साथ 1 लाख बंदरों को नहीं भेजेंगे। हमने देश के कई हिस्सों में बंदरों के कारण हुई फसल के नुकसान के अनुरोध पर विचार किया। उन्हें संरक्षित क्षेत्रों से नहीं लिया जाएगा। हमारा फोकस केवल खेती के क्षेत्रों में ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कठुआ की बच्ची के वीडियो के बाद शुरू हुआ स्कूल का काम। जी हां, बच्ची ने कहा था मोदी जी मेरी भी सुन लो। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कक्षा 3 की छात्रा सीरत नाज की अपील सोशल साइट्स पर वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने कठुआ के लोहाई मल्हार ब्लॉक में उसके जर्जर स्कूल भवन को नया रूप देने का काम शुरू कर दिया है। स्कूली छात्रा सीरत नाज अपने जर्जर स्कूल भवन से खुश नहीं थी और उसने एक वीडियो बनाया
बनाया जिसे सोशल साइट्स पर शेयर किया गया और बाद में वो वायरल हो गया। वीडियो में सीरत पीएम मोदी से अपील करते हुए कहती है कि मोदी जी प्लीज आप पूरे देश की सुनते हो, मेरी भी सुन लो। उसने वीडियो में शिकायत की थी कि उसे अपने दोस्तों के साथ एक गंदे फर्श पर बैठना पड़ता है और वो चाहती थी कि पीएम मोदी उसके स्कूल की समस्याओं को दूर करें। और ये वीडियो वायरल होते ही दोस्तों स्कूली शिक्षा निदेशक रविशंकर शर्मा को लोहाई मल्हार ब्लॉक में उसके स्कूल जाना पड़ा और मरम्मत के लिए 51 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई। ऐसे में इससे साफ होता है कि मोदी जी हर किसी की सुनते, वो चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। आप लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गृह मंत्री अमित शाह जी 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर करेंगे रोड शो। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर्नाटक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद शुक्रवार यानी आज पहली बार राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता शुक्रवार दोपहर मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जन्मस्थली देवनहल्ली में रोड शो करेंगे, जिसके बाद दिल्ली लौटने से पहले वो एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री अमित शाह जी देवनहल्ली में भाजपा के पिल मुनि शंपा के लिए प्रचार करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें बड़ी खबर, जहां अरुणाचल असम के बीच सुलझा सीमा विवाद। अमित शाह जी की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने किए MOU पर हस्ताक्षर। बता दें असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने गुरुवार को MOU पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी लंबे समय से लंबित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने पर कहा कि दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के समाधान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमने एक विकसित, शांतिपूर्ण और संघर्ष मुक्त पूर्वोत्तर की स्थापना के लिए मील का पत्थर पार कर लिया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं वास्तव में ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पुरानी पेंशन पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट। मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। बता दें कांग्रेस शासित कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा दिया जा रहा है। हिमाचल सरकार की तरफ से भी पेंशन शुरू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। हिमाचल के कर्मचारियों को 1 अप्रैल को पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी पिछले काफी समय से पुरानी पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर चर्चा के दौरान वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा अपने जवाब में साफ साफ कि केंद्र सरकार किसी भी तरह पुरानी पेंशन को बहाल करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकारें पुरानी पेंशन में वापसी की इच्छा रखती हैं, उन्हें NPS के तहत इकट्ठा हुए फंड की वापसी नहीं मिलेगी। इसको लेकर PFRD अधिनियम में किसी तरह का प्रावधान नहीं है। बहरहाल दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।